साल था 1939। दुनिया डर के मारे देख रही थी जब जर्मनी, जिसका नेता था एडोल्फ हिटलर, ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इस हमले ने दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया, एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये जंग पूरे यूरोप में फैल गई। जर्मनी और उसके साथी एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र, जिनकी अगुवाई ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ और बाद में अमेरिका ने की। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, ये यूरोप की सीमाओं से बाहर निकल गई और दुनिया के हर कोने से देशों को अपनी खूनी गिरफ्त में खींच लिया। प्रशांत महासागर में एक अलग तरह की जंग पक रही थी। जापान, एक ऐसा देश जिसके पास योद्धाओं की गौरवशाली परंपरा थी और शाही महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी, पूरे एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। जापान के नेता मानते थे कि उनका देश ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर पर राज करने के लिए नियत है। एशियाई प्रभुत्व के इसी विजन ने जापान को अमेरिका के साथ टकराव के रास्ते पर डाल दिया, जिसके इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक हित थे। महाशक्तियों के टकराव का मंच तैयार हो गया था, एक ऐसी लड़ाई जो मानव इतिहास के सबसे विवादास्पद कृत्यों में से एक में परिणत होगी, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी। 1930 के दशक में जापान की सैन्य महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गईं। देश के नेताओं ने यूरोप की अराजकता का फायदा उठाने और एशिया में अपना दबदबा बनाने का मौका देखा। जापान की विस्तारवादी नीतियों ने कई आक्रामक कार्रवाइयों को अंजाम दिया, जिसमें 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण और 1937 में चीन पर पूर्ण आक्रमण शामिल था। इन आक्रामक कार्रवाइयों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका, ने निंदा की। अमेरिकी सरकार ने जापान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर जवाब दिया, इस उम्मीद में कि देश अपने रास्ते बदल लेगा। लेकिन प्रतिबंधों का उल्टा असर हुआ, जिससे जापान युद्ध के रास्ते पर और आगे बढ़ गया। जापान को प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती अमेरिकी उपस्थिति से खतरा महसूस हुआ। खास तौर पर अमेरिकी नौसेना को जापान की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में देखा गया। इस खतरे को खत्म करने के लिए जापान के सैन्य नेताओं ने एक साहसिक और जोखिम भरी योजना पर विचार करना शुरू कर दिया। हवाई के पर्ल हार्बर में अमेरिकी प्रशांत बेड़े पर एक अचानक हमला। 7 दिसंबर 1941 को जापानी सेना ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला किया, जिससे अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया। इस हमले ने अमेरिकी लोगों को झकझोर कर रख दिया और जापान और उसके सहयोगियों को हराने के उनके संकल्प को मजबूत कर दिया। प्रशांत युद्ध शुरू हो गया था। इसके बाद जो हुआ वह एक क्रूर और महंगा संघर्ष था, जो बड़ी दूरियों और दुर्गम इलाकों में लड़ा गया। दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों से लेकर प्रशांत महासागर के प्रवाल द्वीपों तक अमेरिकी और जापानी सेनाएं कई खूनी लड़ाइयों में भिड़ गईं, जिन्होंने मानवीय सहन शक्ति की सीमाओं को परखा। दोनों पक्षों ने ऐसी क्रूरता से लड़ाई लड़ी जो आधुनिक युद्ध में कम ही देखी जाती है। जापानियों के लिए आत्मसमर्पण करना असंभव था। उन्हें अपने और अपने परिवार पर अपमान लाने के बजाय मौत से लड़ने की शिक्षा दी गई थी। इस अटूट लड़ाई की भावना ने उन्हें दुर्जय विरोधी बना दिया, लेकिन इसने दोनों पक्षों के जीवन के भारी नुकसान में भी योगदान दिया। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका पर्ल हार्बर का बदला लेने और जापान द्वारा जीते गए क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए दृढ़ था। अमेरिकी औद्योगिक ताकत और तकनीकी श्रेष्ठता ने धीरे धीरे युद्ध का रुख मोड़ दिया, लेकिन भारी कीमत चुकाए बिना नहीं। जैसे जैसे प्रशांत क्षेत्र में युद्ध बढ़ता गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अति गुप्त परियोजना चल रही थी, जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जैसा कि यह झांक था, एक विशाल अनुसंधान और विकास का प्रयास था, जिसका उद्देश्य परमाणु की शक्ति का उपयोग करके अब तक का सबसे विनाशकारी हथियार बनाना था, परमाणु बम। दुनिया भर के वैज्ञानिक, जिनमें से कई नाजी कब्जे वाले यूरोप से शरणार्थी थे, संयुक्त राज्य भर में गुप्त प्रयोगशालाओं में परमाणु विखंडन के रहस्यों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास करते रहे। यह परियोजना गोपनीयता में डूबी हुई थी। इसका असली उद्देश्य कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था। 1945 तक मैनहट्टन परियोजना ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहले परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, जिससे पृथ्वी पर पहले कभी न देखी गई शक्ति का प्रकोप हुआ। दुनिया परमाणु युग में प्रवेश कर चुकी थी और इसके साथ ही संभावित विनाश का एक नया युग शुरू हुआ।
भाग 5 फैसला एक भारी बोझ। परमाणु बम हाथ में आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के सामने एक कठिन फैसला था। क्या इस भयानक नए हथियार का इस्तेमाल जापान के खिलाफ करना है या नहीं? यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन जापान ने आत्मसमर्पण के कोई संकेत नहीं दिखाए। अमेरिकी सेना जापानी द्वीपों पर एक महंगे आक्रमण की तैयारी कर रही थी, एक ऐसा ऑपरेशन जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के सैकड़ों हजारों लोग हताहत होने की उम्मीद थी। ट्रूमैन और उनके सलाहकारों का मानना था कि परमाणु बम जल्दी से युद्ध को समाप्त करने और अमेरिकी लोगों की जान बचाने की कुंजी हो सकता है। उन्हें उम्मीद थी कि बम की विनाशकारी शक्ति जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देगी, जिससे खूनी आक्रमण की आवश्यकता से बचा जा सकेगा। हालांकि परमाणु बम का उपयोग करने का निर्णय हल्के में नहीं लिया गया था। मैनहट्टन परियोजना में शामिल कई वैज्ञानिकों ने ट्रूमैन से पुनर्विचार करने का आग्रह किया, परमाणु युद्ध के विनाशकारी दीर्घकालिक परिणामों के बारे में चेतावनी दी। भाग 6 हिरोशिमा और नागासाकी अकल्पनीय विनाश। 6 अगस्त 1945 को एनोला गे नामक एक अमेरिकी B-22 बॉम्बर ने जापानी शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। इस विस्फोट में अनुमानित 80,000 लोग तुरंत मारे गए और दसियों हजार लोग घायल हो गए। शहर मलबे में तब्दील हो गया। इसकी इमारतें भीषण गर्मी और दबाव से वाष्पीकृत हो गईं। 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर एक दूसरा परमाणु बम गिराया गया, जिसमें 40,000 लोग मारे गए। बमबारी की खबर फैलते ही दुनिया डर के मारे देखती रही। विनाश का विशाल पैमाना पहले कभी देखे गए किसी भी चीज से अलग था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के एकमात्र उदाहरण हैं। इन हथियारों के इस्तेमाल के फैसले पर आज भी इतिहासकारों और नैतिकतावादियों द्वारा बहस जारी है। भाग 7 जापान का युद्ध का रास्ता, गलत अनुमान और गलतियां। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का जापान का फैसला एक बहुत बड़ी गलत गणना थी, जो राष्ट्रीय गौरव, सैन्यवाद और अपनी क्षमताओं के विकृत दृष्टिकोण के खतरनाक मिश्रण से प्रेरित थी। जापान के युद्ध के विनाशकारी रास्ते में कई प्रमुख कारकों ने योगदान दिया। पहला, शाही महत्वाकांक्षाएं। ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर स्थापित करने की जापान की इच्छा ने उसके नेताओं को वैश्विक शक्ति संतुलन की वास्तविकताओं से अंधा कर दिया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की औद्योगिक ताकत और संकल्प को कम करके आंका, यह मानते हुए कि एक तेज और निर्णायक जीत हासिल की जा सकती है। दूसरा, सैन्य अति आत्मविश्वास। युद्ध में जापान की शुरुआती सफलताओं, विशेष रूप से पर्ल हार्बर पर हमले ने सैन्य नेतृत्व के भीतर अजेयता की भावना को बढ़ावा दिया। इस अति आत्मविश्वास ने कई रणनीतिक भूलों और मित्र देशों की सेनाओं की बढ़ती ताकत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तीसरा, सांस्कृतिक कारक। जापान की योद्धा संस्कृति, जिसमें सम्मान और आत्म बलिदान पर जोर दिया जाता है, ने कई जापानी नेताओं और सैनिकों के लिए आत्मसमर्पण को एक अकल्पनीय विकल्प बना दिया। लड़ाई की यह अटूट भावना, हालांकि कुछ मामलों में सराहनीय है, अंततः देश के पतन में योगदान दिया। भाग 8 परिणाम, एक बदली हुई दुनिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का प्रतीक था, लेकिन एक नए और अनिश्चित युग की शुरुआत की, परमाणु युग। दुनिया हमेशा के लिए इस ज्ञान से बदल गई थी कि मानवता के पास अब खुद को नष्ट करने का साधन है। बम विस्फोटों के बाद जापान ने बिना शर्त मित्र देशों की सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। देश पर अमेरिकी सेना का कब्जा था और इसने गहन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा। हिरोशिमा और नागासाकी की भयावहता ने जापानी मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे युद्ध के प्रति गहरी घृणा और शांतिवाद के प्रति प्रतिबद्धता पैदा हुई। बम विस्फोटों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। परमाणु महाशक्तियों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के उदय ने शीत युद्ध की शुरुआत की, जो लगभग आधी सदी तक चले तीव्र प्रतिद्वंद्विता और परमाणु कट्टरता का दौर था। भाग 9 बम की गूंज, मानवता के लिए सबक। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी युद्ध की भयावहता और कूटनीति और शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। 1945 के उस भयानक अगस्त के सबक आज भी गूंजते हैं।
जो हमें एक और अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया की तलाश करने का आग्रह करते हैं। बम विस्फोटों की विरासत जटिल और बहुआयामी है। जबकि परमाणु हथियारों के उपयोग पर गहन बहस का विषय बना हुआ है, 1945 की घटनाएं परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति और उनके उन्मूलन की तत्काल आवश्यकता के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी की गूंज हमें हमारी साझा मानवता और सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए मिलकर काम करने के महत्व की याद दिलाती है।